कुछ पेड़ छांव नहीं देते, वो साया देते हैं। और जब वो साया किसी टूटी आत्मा का हो, तब हर पत्ता चीखता है और हर शाख डर बन जाती है। ये कहानी है उस बरगद की जिसके नीचे सिर्फ साए रहते हैं और जिसके ऊपर बैठती है वो भैरवपुर। एक छोटा सा गांव जो मानचित्र पर तो दिखता है, पर रात होते ही जैसे वहां की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। खेत, कच्चे मकान और एक विशाल बरगद गांव के बिल्कुल बीच में खड़ा। वो बरगद पेड़ गांव की पहचान भी था और उसकी शापित छाया भी। बुजुर्ग बताते थे कि उस पेड़ के नीचे कुछ था जो सिर्फ रात में जागता था, कुछ ऐसा जो देखने वालों को वापस नहीं आने देता। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित शिवदत्त, 80 साल के, जिनकी आवाज अब भी सधी हुई थी, उन्होंने एक बार उस कहा, पेड़ के नीचे एक आत्मा नहीं, एक कहानी कैद है। एक लड़की की कहानी जो अब सिर्फ इंसानों को नहीं, आत्माओं को भी डराती है। उस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से, कामिनी। 19 साल की, सांवली मगर अनुपम सुंदरता वाली, गांव की सबसे प्यारी लड़की। मां बचपन में मर गई थी। कामिनी ही उनका सहारा थी। वो खेतों में काम करती, बुजुर्गों की सेवा करती, बच्चों को पढ़ना सिखाती, सबकी प्यारी। कामिनी के अंदर एक सपना था, गांव से बाहर जाने का, पढ़ने का और खुद की पहचान बनाने का। पर किस्मत ने उसके साथ कोई और कहानी लिखी थी। एक दिन गांव में आया एक अजनबी, रणवीर सिंह ठाकुर, शहर का जमींदार पुत्र। लंबा गोरा, मोटे चश्मे वाला, लेकिन चालाक और घमंडी। उसने कामिनी को देखा, बरगद के नीचे पानी भरते हुए। वो मुस्कुराया और बोला, इस गांव में इतनी सुंदरता छुपी थी और मैं अब तक अनजान था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी। बरगद के नीचे बातें होती, सपनों की, शहर की, किताबों की और प्यार। रणवीर ने एक दिन कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम इस गांव की नहीं, मेरी रानी बनोगी। कामिनी ने पहले इनकार किया, लेकिन रणवीर के वादों में भरोसा था। उसने हाँ कर दी। गांव में खबर फैली, शहर के जमींदार की बहू बनेगी कामिनी। शादी की तैयारी शुरू हुई। छोटा सा पंडाल, मिट्टी का चूल्हा, महकते फूल, और कामिनी ने पहन रखी थी अपनी माँ की लाल साड़ी। लेकिन बारात आते ही माहौल बदल गया। रणवीर के पिता ने दहाड़ते हुए कहा, दहेज कहाँ है? क्या हमारे बेटे के लिए ये लड़की और इसका गरीब बाप कुछ लेकर आए हैं? रणवीर चुप था। उसने एक बार भी कामिनी की तरफ नहीं देखा। अपमानित और टूटी हुई कामिनी दौड़ती हुई बरगद की ओर भागी। लोग उसके पीछे भागे, लेकिन जब पहुंचे तो देखा कि कामिनी ने अपने ही दुपट्टे से बरगद की शाख से फांसी लगा ली थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन हवा चीख रही थी। कामिनी की चिता जब जलाने ले जाई गई तो 3 बार अग्नि देने पर भी लकड़ियां नहीं जली। तभी गांव की एक बूढ़ी महिला चिल्लाई, इसकी आत्मा ने पहले ही शपथ ली है, अब ये शांति से नहीं जाएगी, ये चुड़ैल बनेगी। 2 दशक बीत चुके थे कामिनी की मौत को, लेकिन बरगद अब भी वहीं था और उतना ही डरावना। अब गांव में एक नई हलचल हुई। शहर से एक युवा शिक्षिका आई थी, अनन्या शर्मा। 26 साल की, मॉडर्न, पढ़ी लिखी, खुला सोचने वाली और अंधविश्वास से दूर। पहली बार जब उसने गांव के स्कूल में कदम रखा तो सबका ध्यान उसकी ओर गया। गांव के प्रधान ने उसे स्कूल दिखाते हुए कहा, बेटी, कोशिश करना कि शाम ढलने से पहले घर लौट आओ और कभी बरगद के रास्ते से मत जाना। अनन्या मुस्कुराई। मैम, मैं साइकोलॉजी पढ़ चुकी हूँ। भूत प्रेत सिर्फ मन का डर होते हैं। प्रधान ने कहा, तो फिर देख लेना, डर क्या होता है। रात को अनन्या पढ़ाई में व्यस्त थी। खिड़की खुली थी, हवा चल रही थी।
पर साथ में कुछ और भी आया। एक आवाज, क्यों धीमी, मुझे अस्पष्ट, जैसे कोई रो रहा। अनन्या ने खिड़की बंद की, पर अगली सुबह उसकी मेज पर एक सूखा पत्ता पड़ा था, लहू से सना हुआ। कुछ दिन बाद स्कूल में मिश्रा जी, पुराने मास्टर, ने कामिनी की कहानी सुनाई। अनन्या चुपचाप सुनती रही, लेकिन दिमाग में शंका भर गई। तभी रात को सपने में कामिनी आई। सपना नहीं, साया। सपने में वही बरगद था और उसके नीचे सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला और आंखें जलती हुई। वो बोली, मेरी जगह क्यों आई है? अनन्या की चीख से उसकी नींद खुली। बिस्तर भीगा हुआ था, पर खिड़कियां अब भी बंद थी। अगले दिन स्कूल के एक बच्चे ने कहा, मैम, कल रात मैंने आपको बरगद के पास देखा। आप किसी से बात कर रही थी? अनन्या चौंक गई। वो तो कमरे में थी, लेकिन बच्चे की आंखों में झूठ नहीं था। शाम को उसके कमरे के दीवारों पर लाल सिंदूर से लिखा था, तू उसकी कहानी सुने बिना नहीं जाएगी। डर के बावजूद अनन्या ने फैसला किया कि वो खुद बरगद तक जाएगी। रात के 12 बजे चुपचाप उस पेड़ के पास पहुंची। वहां हल्की हवा चल रही थी और तभी उसके सामने धीरे धीरे एक औरत प्रकट हुई। वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल, वही जली आंखें, कामिनी की आत्मा। अनन्या कांपती हुई बोली, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? कामिनी बोली, मुझे न्याय चाहिए। मैं नहीं गई, उन्होंने मुझे मिटा दिया। अब कोई मेरी आवाज बने। कामिनी ने अनन्या को अपने जीवन की पूरी घटना दिखाई। रणवीर का धोखा, दहेज की मांग, अपमान और उसकी फांसी। फिर आत्मा बोली, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। तू मेरी कहानी सबको सुना, तभी मैं शांति पाऊंगी। जाने से पहले आत्मा ने कहा, अगर तूने मेरी आवाज दबाई तो अगला साया तेरा होगा। और फिर सब कुछ गायब हो गया। अनन्या ने अपने हाथों को देखा। उसकी हथेली पर सिंदूर का एक निशान था, के की शक्ल में। जब से अनन्या ने आत्मा से बात की थी, गांव का माहौल बदल चुका था। पहली ही रात गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास एक आदमी की लाश मिली। आंखें बाहर निकली और चेहरे पर डर जमी हुई मौत। दूसरे दिन गांव का एक बच्चा गुम हो गया। लोगों ने खोजा और वो मिला बरगद के ठीक नीचे, बेहोश, मुंह में राख भरी हुई। अब गांव डरा हुआ था। गांव की पंचायत बैठी। प्रधान बोले, अब ये काम किसी आम आदमी के बस का नहीं। तांत्रिक बाबा शिवनंद को बुलाओ। शिवनंद 70 साल का, सफेद बाल, लाल टीका और गले में अस्थि माला पहने हुए। जब वो गांव आया, बरगद को देखते ही रुका। ये आत्मा कोई आम आत्मा नहीं, ये बंधी हुई आत्मा है जिसने जाने से इनकार कर दिया है और जिसने अब इस पेड़ को जीवित बना दिया है। शिवनंद ने रात को पूजा शुरू की। हवन कुंड में आग जली, लेकिन आधे घंटे बाद ही अग्नि काली पड़ गई और तभी पेड़ से हंसी की आवाज आई और आवाज बोली, तू मुझे बांध नहीं सकता जब तक मेरा सच जिंदा नहीं होता। कोई मुझे शांति नहीं दे सकता। तांत्रिक पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ये आत्मा खुद ही रक्षक बन चुकी है अपने सत्य की। इसे सिर्फ एक चीज मुक्त कर सकती है, सार्वजनिक न्याय। अनन्या दिन में भी साय देखने लगी थी। कक्षा में अकेले बैठी तो बोर्ड पर
खुद ब खुद कामिनी लिखा आ जाता। बाल धोते समय आईने में पीछे एक परछाई दिखती और सपनों में अब चुड़ैल नहीं बल्कि रणवीर दिखने लगा, रक्त से सना हुआ, कांपता हुआ, रोता हुआ। एक रात अनन्या की गर्दन पर जलन हुई। आईने में देखा, सिंदूर से लिखा था, अब तू रणवीर को लाएगी। अनन्या ने गांव के रिकॉर्ड्स में तलाश की। पता चला रणवीर अब एक बड़ा बिल्डर बन चुका है, शहर में रहता है। वो गांव लौटने से डरता है क्योंकि उसके कई कामगारों ने बरगद के सपने देखे हैं। अनन्या ने उसे कॉल किया। तुम्हें गांव आना होगा, कामिनी की आत्मा मुक्त नहीं हुई है। रणवीर डरते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे पापा ने, सब उन्होंने किया था। लेकिन फोन कट गया और उसी रात रणवीर का नौकर मृत पाया गया, मुंह में मिट्टी और कान से खून। गांव में एक और रात 4 बकरियां मरी हुई पाई गईं। कुएं से फिर किसी की चीख आई। बरगद के पास एक आदमी की झूलती हुई लाश मिली, कामिनी की तरह उसी शाख से। अब गांव ने फैसला लिया, या तो आत्मा को शांत किया जाए या गांव छोड़ दिया जाए। शिवनंद ने अनन्या को बुलाया और कहा, तुम ही इस आत्मा की द्वारपाल बन चुकी हो। अगर तुमने सच को सबके सामने नहीं लाया तो वो तुम्हारे शरीर को भी माध्यम बना लेगी। अनन्या चुप थी, फिर बोली, तब मैं वो करूंगी जो कोई नहीं कर पाया। मैं कामिनी की कहानी सबको सुनाऊंगी, पूरे गांव को। अब जब अनन्या ने आत्मा की बात सबके सामने लाने की कसम खाई थी तो कामिनी की आत्मा और अधिक सक्रिय हो गई। वो अब अनन्या के शरीर पर धीरे धीरे कब्जा करने लगी थी। रात को अनन्या अपने कमरे में बात कर रही होती पर उसके पास कोई नहीं होता। उसकी आवाज बदल जाती, धीमी, भारी और गूंजती हुई। मैं लौट आई हूं, मुझे रोका नहीं जा सकता। अगले दिन पंचायत बैठी। तांत्रिक शिवनंद ने सबको चेताया, अब चुड़ैल सिर्फ पेड़ में नहीं, वो इंसानों में प्रवेश कर चुकी है। गांव के कुछ लोग बोले, इस लड़के को गांव से निकाल दो, यहीं से सब शुरू हुआ है। पर कुछ औरतें बोली, नहीं, ये तो उस आत्मा की शिकार है, इसका दोष नहीं। तभी अनन्या वहां पहुंची। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, आंखें सूनी और चेहरे पर गुस्सा। उसने कहा, अगर तुम सबने समय पर आवाज उठाई होती तो कामिनी आज भी जिंदा होती। शाम होते होते हवा का रुख बदल गया। बरगद की शाखें जोर जोर से हिलने लगी। एक किसान जो आत्मा को झूठा बताता था, वो अपने ही घर की दीवार से टकराकर मारा गया। उसकी आंखें बाहर और होंठ सिले हुए। गांव अब समझ चुका था, ये कोई फिल्म नहीं, ये वास्तविक श्राप है। उधर शहर में बैठा रणवीर लगातार बुरे सपने देख रहा था। हर रात उसे कामिनी दिखाई देती, फटे होठ, जली देह, और वो कहती, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकता रणवीर, मैं तेरे खून से ही मुक्त होंगी। रणवीर हार मान गया। उसने तय किया कि अब उसे गांव जाकर सबके सामने सच्चाई बोलनी होगी। वो रात फिर आई। अनन्या अपने कमरे में अकेली थी। तभी दीवारों पर खून से लिखा दिखा, वो आ रहा है, उसे यही रोकूंगी, तभी मिलेगी मुक्ति। और फिर अनन्या के शरीर में कामिनी की आत्मा पूरी तरह प्रवेश कर गई। वो अब आधी अनन्या थी, आधी कामिनी। शिवनंद तांत्रिक ने अगली सुबह अनन्या को देखकर कहा, बहुत देर हो चुकी है। अगर रणवीर ने गांव में प्रवेश किया तो आत्मा उसे छोड़ेगी नहीं। गांव के बाहर 4 लोग रणवीर को रोकने भेजे गए, पर जैसे ही उन्होंने उसका रास्ता रोका, बरगद की शाखों जैसी काली लताएं सड़क पे फैल गईं।
और उनकी कार पलट गई। रणवीर अब गांव की सरहद पर था। रणवीर जैसे ही गांव में घुसा, हवा थम गई। बरगद की डालियां जैसे इंतजार कर रही थी। वहां खड़ी थी अनन्या, पर उसकी आंखों में कोई और। कामिनी बोली, आज तू मुझे मुंह नहीं मोड़ सकता रणवीर। आज तेरे शब्द मेरा पुनर्जन्म बनेंगे। आज तू मुझे मुंह नहीं मोड़ सकता रणवीर। आज तू सबके सामने सच बोलेगा। अब पहली बार रणवीर ने पूरी सच्चाई सबके सामने बोली। शादी की सुबह मेरे पिता ने मुझे धमकाया, कहा कि अगर मैंने कामिनी से शादी की तो मुझे विरासत से निकाल देंगे। मैं डर गया और तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं दोषी हूं। मेरी कायरता ने तुम्हें मारा। गांव वाले सन्न थे। कामिनी की आत्मा कांपी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार खून नहीं, पानी की बूंदें। कामिनी बोली, तूने देर की पर सच बोला। मुझे किसी की हत्या नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए था मेरी पहचान, मेरी कहानी। तभी अनन्या का शरीर कांपा। उसके चारों ओर से तेज हवा का तूफान उठा। बरगद की शाखों से हजारों सूखे पत्ते गिरने लगे। तांत्रिक ने चिल्लाया, अब मोक्ष मिलेगा अगर कामिनी चाहती है। फिर उसने हाथ फैलाए और वो बरगद की जड़ों की ओर बढ़ी। पेड़ की जड़ों से एक नीली रोशनी निकली, जैसे कोई चिरस्मृति पिघल रही हो। शाखों से जलते हुए पत्ते उड़ने लगे और फिर अचानक शांत। कामिनी की आत्मा मुस्कुराई। आखिरी बार अनन्या की ओर देखा और बोली, अब मैं जा रही हूं, पर मेरी छाया इस पेड़ में हमेशा रहेगी। अगर फिर किसी को न्याय नहीं मिला तो मैं लौट आऊंगी। फिर वो रोशनी में विलीन हो गई। अगली सुबह भैरवपुर में पहली बार सूरज ठीक से निकला। बरगद की छांव अब डरावनी नहीं थी, बल्कि शांत और ठंडी लग रही थी। अनन्या पूरी तरह ठीक हो गई। गांव के लोग अब उसे एक टीचर नहीं, एक कथावाचक मानते थे, जिसने आत्मा को मुक्ति दी। रणवीर ने गांव में एक स्कूल बनवाया, कामिनी कन्या विद्यालय। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद स्कूल की एक लड़की ने बरगद के नीचे खेलते खेलते एक डायरी निकाली। उस पर लिखा था, कामिनी की दूसरी आत्मा छाया, और आखिरी लाइन थी, सच को उजागर कर दिया। अब मुझे छुपना होगा, क्योंकि हर पेड़ सिर्फ साया नहीं देता, कुछ पेड़ बदला लेते हैं। मैं अब यही